नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज दस्तक होगी उन खबरों से जुड़ी हुई जहां जनता को एक वक्त याद करके कुछ दिनों बाद भुला दिया जाता है, याद नहीं रखा जाता। इसे आप सत्ता, सरकारों, राजनीति और राजनीति के साथ साथ राजनेताओं की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी भी कह सकते हैं, जहां थोड़ी कोशिश की जाती है लेकिन उससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे आज ओलंपिक पदक विजेताओं का दिल्ली में भव्य स्वागत हुआ। अब जरूरत है कि यह रस्मी कार्यक्रम बनकर न रह जाए। खेल और खिलाड़ियों का ध्यान आगे लगातार दिया जाना चाहिए, वरना कहानी पिंकी कर्माकर की आप देखिए, जिनसे वादे करने वाली सरकारों ने आज पिंकी को दिहाड़ी मजदूर बनाकर छोड़ दिया है। ढोल से करेंगे सबका स्वागत, ढोल से करेंगे सबका स्वागत। इंडिया, इंडिया। ओलंपिक में देश के नाम सोना, चांदी, कांस्य जीत कर लौटे खेल वीरों का स्वागत ऐसा हुआ कि पूरा देश देखने लगा। लेकिन क्या इन खिलाड़ियों पर आज फूल बरसाने वाली सियासत आगे भी हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी? क्योंकि 9 साल पहले भी ओलंपिक में नाम रोशन करने वाली एक बेटी का स्वागत एयरपोर्ट पर इसी तरह हुआ था। फिर किसी ने उसे याद नहीं किया। दोबारा देखिए इन तस्वीरों को। टोक्यो ओलंपिक से देश के लिए पदक लाने वाले जब भारत लौटे तो खिलाड़ियों के लिए समर्थन में जनता भी आई, नेता भी, सरकारें भी और विपक्ष भी। ढोल से करेंगे सबका स्वागत। सबने इनका स्वागत किया। लेकिन जैसे आज देश का नाम रोशन करने वाले पूजे जा रहे हैं, ऐसे ही पूजा गया था 2012 के ओलंपिक में टॉर्च बियरर यानी ओलंपिक की मशाल लेकर चलने के लिए चुनी गई भारत की पिंकी कर्माकर को। लेकिन फिर कभी पिंकी को याद नहीं किया गया। एक दिन हीरो बनाकर तमाम वादों की बरसात करने वाली राजनीति में देश का नाम रोशन करने वालों से ही कैसे खेल कर दिया जाता है, उसकी गवाही देती है पिंकी कर्माकर। 2012 के लंदन ओलंपिक में महज 17 साल की उम्र में मशाल लेकर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली असम की बेटी पिंकी कर्माकर अब 26 साल की उम्र में चाय बागान में मजदूरी कर रही हैं। मैं फिलहाल बोरबुरुआ चाय बागान के स्थायी श्रमिक हूँ। असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली इस बेटी को देखिए, जो चाय बागान में अभी घर चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करती हैं। इसी बेटी का कभी स्वागत बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे अभी एयरपोर्ट पर ओलंपिक में जीत कर आने वाले खिलाड़ियों का हो रहा है। चाय के बागान में रोज काम करो तो रोज घर में चूल्हा जलाने का पैसा पाओ की हालत के लिए मजबूर हुई पिंकी कर्माकर वो बेटी है जिसे लंदन ओलंपिक में मशाल उठाकर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2012 में ओलंपिक के आयोजन समिति ने चुना था। 2012 में पिंकी कर्माकर तब यूनिसेफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाते हुए 40 महिलाओं को सामाजिक मुद्दों और फिटनेस के प्रति जागरूक करती थी। इसीलिए पिंकी को लंदन ओलंपिक टॉर्च रिले के दौरान नॉटिंघमशायर में मौका मिला था भारत की तरफ से मशाल लेकर चलने का। लेकिन फिर क्या हुआ? पिंकी कर्माकर 2012 में लौटी एयरपोर्ट पर तो अभी के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल खुद स्वागत करने पहुंचे थे। 9 साल बाद पिंकी कर्माकर चाय के बागान में मजदूरी कर रही है। मेडल लेकर तो नहीं, लेकिन देश का नाम रोशन करके 9 साल पहले लौटी पिंकी कर्माकर को तब दावा है खेल में आगे बढ़ने और नौकरी देने का वादा हुआ। आज 2021 में पिंकी कर्माकर अपना घर चलाने के लिए दिन भर मजदूरी करने के बाद दिहाड़ी के 136 रुपए पाती हैं। अभी तक कुछ नहीं मिला मुझे सरकार की तरफ से या कुछ भी किसी की तरफ से भी मुझे कुछ नहीं मिला। जैसा मैं यहाँ पर था, मतलब एक बागान की श्रमिक की बेटी, ठीक उसी तरह अभी भी हूँ, तो वो मुझे बहुत दुख देती है। पिंकी कर्माकर की कहानी सबूत है कि राजनेताओं को वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी होती है, जिसमें पहले तो हीरो बनाकर याद रखा जाता है, लेकिन फिर पिंकी कर्माकर की तरह भुलाकर मजदूर भी बनाया जा सकता है। हेमंता नाथ, गुवाहाटी, आज तक। आज खिलाड़ियों का हुआ सम्मान बहुत जरूरी है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि खेल और खिलाड़ी दोनों को हर सरकार जरूरी संसाधनों का पूरा सम्मान दे। तो 130 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश भारत में 7 मेडल से 7 गुना ज्यादा मेडल लाने की हमारे युवाओं में, हमारे खिलाड़ियों में क्षमता है। वो क्षमता को हमें आगे बढ़ाना है। थोड़ा है
थोड़े की जरूरत है में अगली कहानी हमारी मध्य प्रदेश की है, जहां विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ है और पहली बार ऐसे शब्दों की किताब पूरी छाप दी गई जिन्हें असंसदीय बताया गया है। ये वो शब्द हैं जो विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर कार्यवाही के दौरान अब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। करीब 1600 शब्द मध्य प्रदेश में असंसदीय करार दे दिए गए हैं, जिन्हें सदन के अंदर बोलने पर अब प्रतिबंध है। जैसे वेंटिलेटर, पप्पू पास हो गया, चोर मचाए शोर, मिर्ची लग गई जैसे शब्दों का प्रयोग विधायक अब सदन में नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। चमचा, पप्पू माइकालाल, जनसंघी, चड्ढी वाला जैसे शब्द भी उस किताब में छाप दिए गए हैं जिन्हें असंसदीय करार दिया गया है। इनके अलावा चिल्लर चोर, तानाशाह, ससुर, गांव मिस्टर बंटाधार का भी प्रयोग अब मध्य प्रदेश के विधायक विधानसभा के भीतर नहीं कर सकते हैं। ये तमाम वो शब्द हैं जिनकी किताब छापकर विधायकों को दे दी गई है। लेकिन मर्यादा की ये कोशिश थोड़ी है, इससे कहीं ज्यादा की जरूरत क्यों है? हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह की इस रिपोर्ट में आप समझिए और अगर सहमत हैं तो अपनी दस्तक आप प्लीज जरूर दीजिए। मध्य प्रदेश की विधानसभा के भीतर से गंदी सूरत, मूर्ख, पप्पू, बंटाधार, उचक्का जैसे शब्द बोला तो असंसदीय माना जाएगा, लेकिन सदन के बाहर सियासत के लिए असंसदीय शब्द और विचार दोनों रखे जा रहे हैं। जो मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न की घोषणा की है, उससे खिलाड़ी प्रफुल्लित है, आनंदित है और गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। भारत का सीना फूल रहा है और जो थी वो खत्म हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ कि भद्दे आपत्तिजनक शब्दों को असंसदीय बताकर किताब छप गई। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम ऐसे तय हुए असंसदीय शब्दों को चुनकर छापी गई किताब का विमोचन भी कर देते हैं, जिसमें कहा गया कि चवन्नी छाप, चड्ढीधारी, पप्पू माइकालाल, जनसंघी जैसे शब्द लोकतंत्र की मर्यादा के विपरीत हैं और विधायक सदन के भीतर नहीं बोल सकते। लेकिन मध्य प्रदेश में ही नेता बाहर कुछ भी बोले चलता है। एक और उदाहरण देख लीजिए। ये कलेक्टर इतना निकम्मा है, बेवकूफ है, दुनिया भर का मतलब बाहर नेता लोग निकम्मा भी कहेंगे, बेवकूफ भी और फिर गाली भी दे देंगे, जिस पर बीप हमको लगानी पड़ेगी। लेकिन विधानसभा के भीतर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इसकी किताब छापी जाएगी, जहां ये तक कह दिया गया कि वेंटिलेटर शब्द का भी इस्तेमाल विधायक नहीं कर सकते, न ही लफंगा बोल पाएंगे, न बूढ़ा शेर, न अंगूठा छाप। लेकिन मध्य प्रदेश में जिन असंसदीय शब्दों की किताब छापकर उसे लोकतंत्र की मर्यादा रक्षक होने का खिताब दिया जाता है, उसी सदन के विधायक अब मुख्यमंत्री की नहीं सुनते। शायद दो बयान आप सुनिएगा। 420 धोबी के कुत्ते की तरह चोर का भाई गिरकर, चिल्लर चिल्लर, उल्लू का पट्टा, अब ये सारे शब्दों का चयन इसमें और भी पूरी की पूरी ये पुस्तक है। अब इसमें से हमको भी पता नहीं था कि कई शब्द संसदीय है कि असंसदीय है, लेकिन अब देखिए आपको सचमुच में ये अभिनंदनीय प्रयास किया है कि जो लोक की जबान पर प्रचारित हो गया पप्पू शब्द, हम 230 की 4 घंटे के हाउस में नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की 1 अरब 30 करोड़ जनता के दिमाग में जो पप्पू चढ़ा है, जो आलू से सोना बनाने का धंधा कर रहा है, उसको ये तो समझाएंगे कि लला आलू से सोना नहीं बनता, आलू से चिप्स बन जाते हैं और आलू की सब्जी बन जाती है, ज्यादा थे तो समोसे में भर के खाओ। तो परंपरा का पालन करना हमारा ध्येय है, लेकिन एक तरफा ताली नहीं बजेगी। मतलब सारी मर्यादाओं का कलश सिर्फ सदन के भीतर के लिए उठाया जा रहा है, बाकी नेता बाहर महंगाई के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दे, कलेक्टर को निकम्मा बताकर गाली दे दे, केंद्रीय मंत्री कौवे की तरह सरपंच को टांग देने की बात कह दे, पूर्व मुख्यमंत्री महिला विधायक को आइटम बता दे और एक सांसद जी जनसंख्या के लिए मुस्लिमों को दोषी बता दे। सब कुछ संसदीय मान लिया जाएगा, तब किसी को जनता की और लोकतंत्र की मर्यादा की चिंता क्या नहीं रहेगी? क्या लोकतंत्र की मर्यादा के पालन की जिम्मेदारी सिर्फ सदन के भीतर होती है? अगर नहीं तो जिन शब्दों को सदन के भीतर बोलने पर मनाही है, बाहर विधायकों को उन्हें बोलने की छूट क्यों मिलती है? भद्दे और आपत्तिजनक शब्दों को विधानसभा की कार्रवाई से हटाने का नियम बना है, न कि आरोपी सदस्यों पर कार्रवाई का। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मर्यादा के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी हुई है और क्या बाकी गालियों की राजनीति लीला यूं ही चलती रहेगी?
कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश में विधानसभा के भीतर असंसदीय शब्दों की खबर दिखाने के बाद अब एक सवाल जो लगातार दस्तक देकर युवाओं के अधिकार में आज तक पूछता आ रहा है। पप्पू, गोदी, झूठा, बंटाधार, मंद बुद्धि और मामू जैसे शब्दों का इस्तेमाल सदन के भीतर नहीं कर सकते क्योंकि ये असंसदीय हैं। लेकिन राजनेता इस बात को समझना भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा असंसदीय, अमानवीय जो शब्द है वो क्या है। जी हां, हम एक बार फिर से आपको बताएं कि जो सबसे बड़ा असंसदीय, अमानवीय, असहनशील शब्द है वो है बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगार। बेरोजगार से बड़ा कोई अपशब्द नहीं है। ऐसा कहते हैं कि लोहे का स्वाद हार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जो इसके मुंह में लगाम लगी। और इसीलिए बेरोजगारी से जन्मी पीड़ा को किसी सरकारी भाषण, रैली में, चुनावी वादे से नहीं बल्कि चयन के बाद भी बेरोजगार छोड़ दिए गए नौजवानों से हमने समझा है। गुजरात से हमारी संवाददाता गोपी घांगर की दस्तक देती हुई ये विशेष रिपोर्ट। तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। मेंटली हम लोग दिन ब दिन डिप्रेस होते जा रहे हैं। मैं उनसे आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता हूँ। सबसे ज्यादा असंसदीय शब्द है बेरोजगारी। किसी के भी मन में अगर रत्ती भर भी शंका इस बात को लेकर हो तो इन आंखों को देखिए जिनमें नौजवानों और इनके घर वालों की नौकरी पाने की उम्मीदें धीरे धीरे डूबती जा रही हैं। गुजरात में जब सरकार अपनी उपलब्धियों का मंच सजाकर रोजगार दिवस मनाती है तब देखिए इन हजारों गुजराती नौजवानों की कहानी जिनके हाथों में डिग्री के बाद नौकरी का नियुक्ति पत्र होना चाहिए। उन हाथों में सरकारों से याचना का पोस्टर है और सरकार कहती है रोजगार दिवस मनाओ क्योंकि युवाओं को हजारों नौकरी बांटी। अगर ऐसा है तो सौराष्ट्र के किसान परिवार का बेटा धर्मेंद्र क्यों लाचार है, जिसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के 4 साल बाद भी पहली से 8वीं क्लास तक में पढ़ाने वाली शिक्षक भर्ती का इंतजार करना पड़ता है। घर वालों से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद लगाए बैठे हैं मेरे से कि मेरे बच्चे का रिक्रूटमेंट होगा, वो टीचर भर्ती में एलिजिबल होगा। वो हर रोज मेरे से पूछते मैडम के बेटा तेरी भर्ती का क्या हुआ, पर मैडम अभी ऐसा हुआ कि मैं उनसे आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि 2018 से हमारी भर्ती नहीं हुई। तो रोजगार दिवस मनाने वाली सरकारों की हकीकत सुन लीजिए। 2018 में 6000 टीचर को नौकरी देने का वादा करके 3000 की भर्ती की गई और 2018 के बाद 3 साल होने को है लेकिन एक भी टीचर की भर्ती नहीं की गई। पिछले 3 साल में सरकार को ये नौजवान 42 बार आवेदन कर चुके हैं कि भर्ती करा दीजिए, लेकिन मिली सिर्फ आश्वासन की घुट्टी। टेट परीक्षा जो उत्तीर्ण की है उसकी संख्या अभी गुजरात में 50,000 से ज्यादा है। वो 3 साल से गुजरात के शिक्षा विभाग को आवेदन दे रहे हैं सतत 3 साल से कि विद्या सहायक गुजराती माध्यम की भर्ती दी जाए, रिक्रूटमेंट दी जाए, मगर 3 साल से तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। हम सोचते रह जाते हैं। अभी तो सारे उम्मीदवार हैं पिछले 3 साल से बेरोजगार घर पे बैठे हैं। ये वो युवा हैं जिन्हें डिग्री हासिल करने में हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़े, कोचिंग में पैसे खर्च हुए, लेकिन अब इन्हें अपना घर चलाना मुश्किल है। बेरोजगारों की मानसिक दशा कभी क्या कोई सरकार महसूस कर सकती है? हम टीचर बनने के लिए एलिजिबल है, फिर भी हम लोग ऐसे बिना काम के बैठे हुए हैं। मेंटली हम लोग दिन ब दिन डिप्रेस होते जा रहे हैं और कई बार हमने कई जगह पे डिपार्टमेंटल जो होते हैं वहीं पे बहुत सारी रजूआतें की हैं, लेकिन हमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस आज तक मिला नहीं है। नौकरी करने की उम्र बिता देंगे। सोचिए जो मानसिक रूप से पीड़ित बनाए जा रहे हैं, उन्हें रुलाकर बाद में नौकरी दी तो क्या ये अपना 100% बच्चों को पढ़ाने में दे पाएंगे? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो रोजगार दिन मना रहे हैं और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का सर्जन गुजरात में हो रहा है। और ख़ास करके जो टीचर्स की क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 48,000 जो कैंडिडेट्स से पास करके बैठे हैं और वो मुफ्त में नहीं पढ़े, वो अपनी फीस सेल्फ फाइनेंस स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में पढ़कर वो राह देख रहे हैं। वो युवा बच्चे अभी राह देख रहे हैं, वो किस मोह से ये रोजगार दिन मना रहे हैं। उचित हम सभी निर्णय ले रहे हैं, इसके बारे में भी हम निर्णय लेंगे। कब निर्णय लेंगे शिक्षा मंत्री जी? ऐसा भी नहीं कि आपके राज्य में पद खाली नहीं। 31 अगस्त 2020 तक के आंकड़े कहते हैं
गुजरात में 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के 6,503 पद खाली हैं। बेरोजगार नौजवानों ने आरटीआई में पता किया कि 1ली से 5वीं तक पढ़ाने वाले टीचर के 3,900 पद खाली हैं। यानी मोटा मोटी 10,000 से ज्यादा पद खाली होने के बाद 50,000 शिक्षक पद के योग्य नौजवानों को बेरोजगार बनाकर गुजरात में रोजगार दिवस का जलसा मनाया जाता है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के बाद अब बारी हरियाणा के युवाओं के लिए आपको दस्तक देने की है, जहां नौजवान पैसे खर्च करके पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, किराया भाड़ा लगाकर भर्ती का इम्तिहान देने जाते हैं और फिर पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। युवाओं की मेहनत यहां पर आकर फेल हो जाती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी वो संस्था जिसके जिम्मे हरियाणा के युवाओं को नौकरी दिलाने वाले इम्तिहान को पारदर्शी तरीके से कराना है। लेकिन हकीकत सीधे सुन लीजिए। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल दावा है कि सिक्रेसी पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है ताकि कोई पेपर लीक न हो सके, हरियाणा के उसी कर्मचारी चयन आयोग के अधीन 7 साल के भीतर होने वाले 28 भर्ती इम्तिहानों को पर्चा लीक या भ्रष्टाचार के मामले में रद्द करना पड़ा। जब हरियाणा में इस बार शनिवार को हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती इम्तिहान की पहले दिन लिखित परीक्षा के बाद पता चला कि पेपर फिर से लीक हो गया, तो इम्तिहान रद्द कर दिया गया और प्रदर्शन शुरू हो गया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है जो 2 वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। एक, जब पेपर लीक हो जाते हैं तुरंत कैंसिल कर दिए जाते हैं, और पेपर कैंसिल करने के बाद जब प्रदर्शन होते हैं उसके लिए देख सकते हैं दाईं ओर इस वक्त NSY के जो एक्टिविस्ट हैं इस वक्त हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में झंडे बैनर लिए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमेशा नौकरी देने के लिए नहीं बल्कि नौकरी के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाएं रद्द होने के बाद सुर्खियों में रहता है। अब एक साथी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर घुसेगा और इस सरकार को, यहाँ के चेयरमैन को जगाने का काम करेगा। कोई भी साथी पीछे नहीं रह जाएगा। इसके बाद कांग्रेस की छात्र इकाई के कार्यकर्ता बेरोजगार नौजवानों के साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर में दाखिल होने लगे। एक तरफ हरियाणा के नौजवान ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं, वहीं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जब दावा है कि 28 भर्ती इम्तिहानों में पेपर लीक नहीं रोक पाया, तो प्रदर्शनकारी आयोग के लिए भी एक ट्रॉफी लेकर आ गए। 15 जुलाई 2020 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा रोजगार पोर्टल और कॉल सेंटर पर ही 13 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जुलाई में जब देश में बेरोजगारी दर 6.95% रही, तो शहरी बेरोजगारी दर 8.30% और गांव में 6.34% बेरोजगारी है। इस दौरान हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की रफ्तार 28% के पार रही, यानी हरियाणा में बेरोजगारी की रफ्तार देश के औसत से 4 गुना ज्यादा है। जहां तैयारी करने के बाद भी युवाओं के हक की नौकरी भ्रष्टाचारी रद्द करा देते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारे माँ बाप नौकरी कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये वो कर रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आप जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसमें पैसे मांग रहे थे कि 15 लाख दे दो, हम आपका काम करवा देते हैं, स्टार्टिंग पेपर से लेके भर्ती, फिजिकल, मैजिकल। जो पैसा मांगने वाले होते हैं कौन होते हैं? पैसा मांगने वाले इनके ठेकेदार होते हैं, सरकार के नुमाइंदे होते हैं, और कौन होता है? ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी। ये युवा 3 साल 4 साल से लगकर तैयारी करते हैं कि एक भर्ती इम्तिहान हो जाए। एग्जाम होता है तो भ्रष्टाचारी पर्चा लीक करते हैं और फिर सिर्फ एक नौकरी का इम्तिहान रद्द नहीं होता बल्कि युवाओं की नौकरी पाने की उम्मीद भी रद्द हो जाती है। उस हरियाणा में जहां 20 करोड़ रुपया सालाना भर्ती इम्तिहानों की सीक्रेसी पर आयोग खर्च करता है। मंजीत सहगल, पंचकूला, आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ी भारत लौट चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी टीम का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद इन सभी एथलीट्स और खिलाड़ियों को दिल्ली के ही अशोक होटल में सम्मानित किया गया, जहां नीरज चोपड़ा ने अपनी जेब से मेडल निकालकर, गोल्ड मेडल निकालकर कहा कि ये गोल्ड मेडल
उनका नहीं बल्कि पूरे भारत का है। इससे पहले जब नीरज चोपड़ा एयरपोर्ट से बाहर आए तो उनके साथ सेल्फी खिंचवाने वालों की होड़ मच गई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी को सम्मानित किया। आज से पहले इस तरह का स्वागत भारत में क्रिकेटरों के लिए आरक्षित था, लेकिन ओलंपिक से लौटे इन खिलाड़ियों ने टोक्यो की तरह भारत में भी इतिहास बदल दिया। जिस देश में क्रिकेट धर्म हो, प्रशंसकों के लिए क्रिकेटर भगवान का दर्जा रखते हो, वहां पर एथलीटों की कामयाबी पर भारत में क्रिकेट के सबसे बड़े नाम सुनील गावस्कर भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक सके। कोई अपने देश वाला कोई अच्छा करता है, पदक जीतता है तो खुशी तो होती है, वो खुशी होनी चाहिए, बड़ी खुशी। गावस्कर इससे पहले नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर डांस करके अपनी खुशी जता चुके हैं, लेकिन जब ये खिलाड़ी टोक्यो से भारत लौटे तो गावस्कर की आंखें भर आईं। स्वागत की अप्रत्याशित तस्वीरों को देखते हुए कहा जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक भारत में खेलों के प्रति नजरिया बदलने वाला साबित होगा। टोक्यो ओलंपिक में जीते 7 पदक भारत में खेलों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर एथलीटों को लेकर ऐसा जुनून पहले कभी नहीं देखा गया। इन खिलाड़ियों ने वो काम किया है जो साल 1983 में कपिल देव की टीम ने भारत में क्रिकेट के लिए किया था। तभी तो 12 साल का लक्ष्य साल 2032 में गोल्ड मेडल लाने का सपना देख रहा है। मैं जाऊंगा तो हमारी ओर से आपको बहुत सारा आशीर्वाद। मैं जाऊंगा तो गोल्ड लेकर ही आऊंगा। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने सपनों के वो बीज बोने का काम किया है, जिसका फल आने वाले सालों में भारत को जरूर मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा काम नीरज चोपड़ा ने किया है। ओलंपिक में भारत के लिए सोने का सूगा खत्म करने वाले नीरज चोपड़ा को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। ये देखिए कैसे लोगों में नीरज के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए होड़ मची हुई है। नीरज जैसे ही एयरपोर्ट के गेट से बाहर आए, कंधे पर उठाकर उनका स्वागत किया गया। किसी तरह से नीरज चोपड़ा अपने प्रशंसकों के बीच से निकलकर बाहर निकले। एयरपोर्ट से निकलकर चोपड़ा अशोका होटल के लिए रवाना हो गए। आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख लिया, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। इसी तरह से कुश्ती में अपना लोहा मनवा कर लौटे बजरंग पुनिया एयरपोर्ट से बाहर निकले तो इस कदर स्वागत हुआ। यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद अद्भुत हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए, देश के गौरव बजरंग पुनिया के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं और चेहरे पर मास्क। समर्थकों ने बजरंग को कंधे पर उठा लिया। बजरंग के हाथ में तिरंगा था और वो अपने गांव से आए समर्थकों के बीच ऐसे ही अपनी गाड़ी तक पहुँचे। इसके बाद बजरंग कंधे से उतरकर कार की छत पर आ बैठे। साथ में पिता और दोस्त थे। अशोका होटल की तरफ जाते हुए खेल प्रेमियों का उत्साह देखने वाला था। बजरंग पूनिया की गाड़ी में जितने लोग थे उससे ज्यादा गाड़ी के ऊपर लोग थे। बजरंग पूनिया से इस बार बहुत उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि वो गोल्ड जरूर जीतेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। फिर भी दिल्ली आए उनके प्रशंसकों में बजरंग पूनिया को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। बजरंग पुनिया इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ उनके पिताजी भी मौजूद है। गाड़ी अब धीरे धीरे आगे की तरफ चल रही है। आज तक की टीम भी इस पूरे काफिले के साथ मौजूद है और आपको वो पल पल की तस्वीरें दिखा रही, क्योंकि इसके पीछे दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो मौजूद हैं, वो भी अशोका होटल की तरफ आ रहे हैं। तो पूरा ये जो रास्ता है, जो गाड़ियों का एक हुजूम दिखाई पड़ रहा है, बजरंग पुनिया के साथ इस वक्त सीधे होटल की तरफ सारी गाड़ियां। एक वक्त था जब ओलंपिक से लौटने वाले एथलीट थोड़े बहुत स्वागत के साथ घर लौट जाते थे। न मीडिया का ऐसा हुजूम होता था और न ही हजारों की संख्या में लोग उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुंचते थे। लेकिन इस बार तो सारी तस्वीर ही बदल गई। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया को लोगों ने कंधों पर उठा लिया। फूल माला से उनका स्वागत किया गया। अभी बहुत लड़के निकल के आएंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। अगला गोल। अब असम की पहली महिला खिलाड़ी लवलीना का स्वागत देखिए, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुर्बानियां दी।
लेकिन जिस तरह से लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया, उनकी कामयाबी और भी मीठी हो गई। मेरा सपना था कि मैं मेडल जीत के इंडिया में आऊं और आज बहुत अच्छा लग रहा है। इन दिनों के बाद इंडिया आके सब लोगों को मिलके बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। में अभी तक खेल क्रिकेट के आसपास ही सीमित रहा है, लेकिन जिस तरह से ओलंपिक खिलाड़ियों को देश ने हाथों हाथ लिया है, सरकारों ने इनाम की बौछार की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पेरिस ओलंपिक के बाद भारत इससे भी बड़े जश्न का गवाह बनेगा। दिल्ली से चित्र त्रिपाठी, विक्रांत, जितेंद्र बहादुर और राहुल रावत के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि कैसे पहली बार ओलंपिक खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ और इस स्वागत में एक उम्मीद छिपी है। ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद, वो सपना छिपा है कि जिसमें भारत ओलंपिक में सोने के मेडलों से मालामाल होगा। आखिर क्यों? पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन बेहतर होने की उम्मीद एक्सपर्ट जता रहे हैं। अब इसकी वजह हम आइए आपको बताते हैं। आज भले ही नीरज चोपड़ा के स्वागत में पूरा देश झूम रहा हो, लेकिन एक वक्त था जब लोग उन पर सवाल उठाते थे। कहते तो बहुत लोग ये तो जरूर कहते हैं कि क्या कर रहा है, पता नहीं कुछ करेगा भी कि नहीं, ऐसे ही जा रहा है। आज भले ही ओलंपिक से लौटी लवलीना देश का गर्व हो, लेकिन कभी उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा। पिछले जन्म में कुछ गलती किया होगा, इसीलिए इनको लड़की हुई, ऐसे भी मतलब लोग बोलते थे। और लड़की होने के वजह से मैं जब बॉक्सिंग में आया तो भी लोग बहुत बात करते थे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में इस बार इतिहास रचा। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुल 7 पदक जीते। ओलंपिक शुरू होने से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत इस बार ओलंपिक इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा। ऐसा हुआ भी। मैरी कॉम और अमित पंघाल जैसे कई बड़े खिलाड़ियों के बाहर होने के बावजूद भारत ने खेलों के इस महाकुंभ को अपना सबसे सफल ओलंपिक बना दिया। भारत ने 2012 लंदन ओलंपिक को पीछे छोड़ते हुए टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक अपने नाम किए। इससे पहले लंदन में भारत के नाम कुल 6 पदक थे, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया। इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि इस बार भारत ने 6 अलग अलग खेलों में पदक जीते हैं, जिसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की उम्र बहुत कम है। बस ज्यादा तो दिमाग में उस टाइम नहीं आता है, बस यही था कि जो मेहनत की है इस पल के लिए और जो थ्रो करने के लिए मैं जा रहा हूँ, पूरा फोकस थ्रो पे होता है कि मैं इसको कैसे अपना 100% इस थ्रो में दे पाऊंगा और मैं कैसे कर सकता हूं। मैं देश के लिए इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इससे पहले शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने जीता था, लेकिन जानकार जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा की उपलब्धि से बहुत ज्यादा उत्साहित है। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी उम्र है। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा सिर्फ 23 साल के हैं। इसी तरह रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया की उम्र 23 साल है। बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल विजेता लवलीना 23 साल की हैं। इसी तरह ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम की औसत आयु सिर्फ 26 साल है, जो बाकी टीमों के मुकाबले सबसे युवा है। वही महिला हॉकी टीम की औसत आयु महज 25 साल है। अगर इस फहरिस्त में बाकी मेडल विजेता खिलाड़ियों को भी जोड़ दिया जाए तो इन सबकी औसत आयु 25 साल होती है। जानकारों को लगता है कि जब इतनी छोटी उम्र में ये खिलाड़ी इतना शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, तो 3 साल बाद पेरिस में होने वाले ओलंपिक में ये इससे भी अच्छा कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा और लवलीना ने तो अभी से तैयारी शुरू भी कर दी है। एक जो बैरियर है 90 मीटर का मेरे सामने, तो उसको सबसे पहले उसको क्रॉस करना है। देंगे मुझे लग रहा है। अभी वही देखेंगे कि ट्रेनिंग कैसा हो पाता है, वीजा वगैरह कैसे होता है, तभी आगे कंपटीशन खेलने। क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं है और मैं सोचूं कि बस मैं खेलने चला जाऊं वहाँ पे, तो वो काफ़ी रिस्की होगा मेरे हिसाब से। तो उसका देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा यही है कि 90 मीटर का एक बैरियर है। उसके बाद फिर जो भी आगे का जो भी मैं सोचूंगा उससे अगला डिस्टेंस। मैं बस गोल्ड ही सोच के आई थी, क्योंकि जब से मैंने ओलंपिक के बारे में जाना है तब से बस यही था कि मैं ओलंपिक में आऊं और गोल्ड मेडल ही जीत के जाऊं। तो इस बार भी मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि गोल्ड मेडल ही लेके जाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं रिंग में उठने तक मेरा यही कोशिश रहा, खेल खत्म होने तक यही कोशिश रहा कि मैं उसको मारूं और जीतूं। तो नीरज ने खुद के ही अपने रिकॉर्ड को तोड़ने का फैसला कर लिया है, तो लवलीना ने पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडल पर निशाना लगा दिया है। ऐसा ही जोश रेसलिंग के खिलाड़ी दिखा रहे हैं, जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीत पाने की कसर को पेरिस में पूरा करने का इरादा रखते हैं। जो सोच के आए थे हम, जो देशवासियों में लगा रहे थे, अभी पूरा नहीं हुआ है और कोशिश रहेगी कि 24 में उसको पूरा भी करें। उसके लिए मेहनत करेंगे। हमारे साथ जो मेरी कोचेज है, पूरा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, तो वो सभी लगे हुए हैं और तैयारी अब 24 की है कि भाई हम 24 में जो देशवासी जो उम्मीद लगाए बैठे थे टोक्यो में,
तो वो हम पेरिस में पूरी करें, तो उसके लिए मेहनत करेंगे। बिल्कुल। तो चैंपियन नहीं बन पाया, उसकी कसर मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा और पेरिस में उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। बजरंग वो अभी देखो सिल्वर तो जीत ही लिया, तो फिर रह क्या गया, अभी तो गोल्ड मेडल लिया है, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा तैयारी करेंगे, जितना भी होगा जितनी कमी थी उन पर काफ़ी काम करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड खिलाड़ी अदिति अशोक भले ही मेडल जीतने में कामयाब न हो सकी हो, लेकिन ये महिला खिलाड़ी अपनी चमक बिखेरने में कामयाब रही। 23 साल की अदिति भले ही मेडल से चूक गई हो, लेकिन उनके प्रदर्शन से गोल्फ भारत में कुछ ही घंटों में ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। टोक्यो ओलंपिक में इस बार तीरंदाजी, बॉक्सिंग और रेसलिंग में भारत उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सका, वरना भारत की झोली में और भी ज्यादा पदक होते। लेकिन टोक्यो तो शुरुआत है, असली खेला पेरिस ओलंपिक में देखने को मिलेगा। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी, विक्रांत, जितेंद्र बहादुर और राहुल रावत के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अक्टूबर को भड़काऊ नारे लगाने वालों की पहचान हो गई है। नारे लगाने वालों में वीडियो में भगवा कपड़ा पहने जो नारे लगा रहा शख्स है, उसका नाम है उत्तम मलिक। दूसरा शख्स एक और पहचान में आया है जिसका नाम है दीपक सिंह। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का रहने वाला है। एक आरोपी दिल्ली से सटे गाजियाबाद का उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, पिंकी भैया इसका नाम है। सूत्र बताते हैं कि पिंकी भैया ने केजरीवाल पर एक बार हमला करने की कोशिश भी की थी। एक और शख्स है जिसका नाम है विनीत उर्फ क्रांति। इन चारों की पहचान हो गई है। गिरफ्तारी के लिए इन सभी के ठिकानों पर पुलिस छापे मार रही है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।